नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वारंट टाइम्स में। और आज हम लेके आए हैं फ्रंटलाइन का एनालिसिस। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि फ्रंटलाइन एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। बहुत समय लगता है इसको पढ़ने में, बट इसमें विश्वास कीजिए, इसमें जो भी एनालिसिस दिया हुआ था दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवेज दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग और भी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और भी ज़्यादा यूजफुल कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेनली 4 स्टोरीज जो दिए हुए हैं, जो रिलेवेंट है प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वही हमने इंक्लूड किया है। जैसे पहला है ग्रीनलैंड की जो अभी बात चल रही है, यूएस प्रेसिडेंट जो बने हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को यूएस में मिला लेना चाहिए, है ना, किसी भी तरीके से, चाहे वो खरीद लें चाहे वो रेफरेंडम कर लें। तो ये ग्रीनलैंड वाला पूरा एनालिसिस है। सेकंड है छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी रिसेंटली बहुत बैक टू बैक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नक्सल अटैक्स हुए हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, वो भी गए हुए थे वहाँ पे। तो ये पूरा इस चीज़ का एनालिसिस है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। थर्ड है तो गंगा एंड हिमालयाज। गंगाज में दोस्तों आपको पता है कि गंगा जो है हमारे देश की सबसे सैक्रेड रिवर है, लेकिन उस सैक्रेड रिवर में भी बहुत सारी इश्यूज हैं। ठीक है, उसी इश्यूज को एनालिसिस करते हुए स्टोरी लिखी गई है, द गंगा एंड द हिमालयाज, द क्राइसिस ऑफ फेथ एंड सर्वाइवल। और गंगा में अभी कुंभ भी हो रहा है तो इसलिए ये रिलेवेंट भी है। और फोर्थ जो है वो है लेसन्स फ्रॉम निकोबार आइलैंड जो है दोस्तों, वो काफी स्ट्रैटेजिक एक एसेट है इंडिया के लिए। लेकिन निकोबार की जो वहाँ की जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वहाँ के जो लोग हैं, उन पे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्शंस हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वहाँ पे स्टेप्स ले रही है निकोबार में, उसका इंपैक्ट वहाँ के लोकल लेवल पे क्या पड़ रहा है, लोकल लोगों पे क्या पड़ रहा है, वहाँ के लोकल कल्चर पे क्या पड़ रहा है, इसी का पूरा एनालिसिस इसमें दिया गया है। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो है ना, वो हमने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो हाईली रिलेवेंट है। मैं चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में जरूर अटेम्प्ट करें पॉज करके। उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो खैर दिया ही हुआ है स्लाइड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड दोस्तों वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ये शुड बी ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये क्या है कि आर्कटिक ओशन में ये पूरा आप देखेंगे ग्रीनलैंड, इतना बड़ा ग्रीनलैंड है। और ये पूरा आर्कटिक में अलग थलग पड़ा हुआ था, मतलब नोबडी केयर्ड अबाउट ग्रीनलैंड अंटिल अभी रिसेंटली जो इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस सामने आई है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या सामने आई है कि जैसे हम सबको पता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो पूरा पूरा जो आर्कटिक है ना, ये आर्कटिक जो है वो मेल्ट हो रहा है। वहां पे जो परमानेंट आइस हुआ करती थी वो मेल्ट हो रही है। और उस मेल्ट होने की वजह से ये ग्रीनलैंड जो अब तक अलग थलग पड़ा हुआ था, दैट विल कनेक्ट टू द मेन स्ट्रीम नेविगेशन। ठीक है, तो जब मेन स्ट्रीम नेविगेशन के लिए ये कनेक्ट हो जाएगा तब ये दोस्तों काफी स्ट्रेटेजिक हो जाएगा, बिकॉज इट इज लोकेटेड बिल्कुल अटलांटिक और आर्कटिक जहां पे मिलता है वहां पे ये बना हुआ है। ठीक है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कनाडा और यूएस के काफी नजदीक लोकेटेड है। तो इसलिए यूएस के लिए खासकर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दिस नेविगेशन, यहां पे ग्रीनलैंड में यह भी बताया गया कि इसमें वास्ट रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड रेयर अर्थ मेटल्स। आपको पता है दोस्तों, रेयर अर्थ मेटल इज वेरी क्रूशियल फॉर टूडेज मॉडर्न इकोनॉमी। जितने भी चिप्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, उनमें रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और रेयर अर्थ मेटल्स पे किसका मोनोपोली है? चाइना का। चाइना हैज मोनोपोली ओवर रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स। और इसी वजह से करीब करीब 90% से भी ज्यादा, 95% के आसपास, 95% के आसपास जो है रेयर अर्थ मेटल किसके पास है? चाइना के पास है। एंड दिस इज वाई यूएस वांट्स ग्रीनलैंड। ठीक है, उनको पता है कि ग्रीनलैंड में क्या क्या है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया, नेविगेशन एंड रेयर अर्थ मेटल्स एंड अदर मिनरल्स, इन और एक तरह से मिलिट्री के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इस वजह से ग्रीनलैंड का ना जो सिग्निफिकेंस है वो काफी बढ़ा हुआ है अभी रिसेंटली। दोस्तों, जब ग्रीनलैंड की हम लोग बात ही कर रहे हैं तो एक बार हमें जो नॉर्डिक कंट्रीज का लोकेशन है वो भी देख लेना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स में वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो, यहां पे ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क का एक सेल्फ ऑटोनोमस रीजन है ग्रीनलैंड। तो ये याद रखना आप कि ग्रीनलैंड जो है ना वो कोई कंट्री नहीं है, वो डेनमार्क का ही सेल्फ ऑटोनोमस रीजन है। ठीक है,
देखो ये जो यहाँ पे जो आर्कटिक के साथ जो अपना शेयर करती है उसको हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर देयर हैप्पीनेस इंडेक्स, कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग और वैसे कंट्री है जहाँ पे शांति है, प्रॉस्पेरिटी है ना। तो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे मेनली 5 कंट्रीज हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज मानी जाती हैं। सबसे पहले आइसलैंड, इधर है ना, ये अलग थलग ही पड़ा हुआ है, आइसलैंड है। उसके बाद है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। देखो डेनमार्क यहां जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ लगा हुआ है यहां नीचे, और यहां पे है फिनलैंड बगल में, उसके बगल में एक पेनिनसुला में स्वीडन और नॉर्वे, ये दोनों कंट्रीज एक साथ हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि फिनलैंड की बॉर्डर किससे किससे लगती है, स्वीडन से भी लगती है और नॉर्वे से भी लगती है, मतलब ये तीनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये यहां पे देखो सवालबार्ड है जो आर्कटिक में है, और ये नॉर्वे का पार्ट है, ये नॉर्वे का पार्ट है। और ये जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट है। तो देखा जाए तो ऐसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा कंट्री हो गया, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा हो गया, डेनमार्क हो गया। क्यों, क्योंकि डेनमार्क तो ये अपनी ओरिजिनल मेनलैंड कंट्री भी है, यहां पे ग्रीनलैंड भी इसके पास है, और यहां फारोए आइलैंड है, ये भी सेल्फ ऑटोनोमस रीजन है, किसका, डेनमार्क का। तो डेनमार्क सबसे बड़े कंट्री, अगर बोला जाए कि एरिया वाइज नॉर्डिक कंट्रीज, जो 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, तो दैट इज ग्रीनलैंड फॉर श्योर, ठीक है। और सवाल बोर्ड दोस्तों यहाँ पे सवाल बोर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, अभी हम बताएंगे क्यों, आगे चलते हैं वीडियो में, ठीक है। तो अब ग्रीनलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग जान लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, ठीक है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 60,000 जस्ट। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता दूं, गोवा है ना, जो इतना छोटा स्टेट है इंडिया का, इसका भी जो पॉपुलेशन है वो 60 लाख है, सॉरी 6 लाख है, ठीक है। तो बताइए इसका 10 गुना है गोवा की पॉपुलेशन, जैसा आप इमेजिन कीजिए कि कितना पॉपुलेशन वहां पे रहते होंगे। तो दोस्तों ग्रीनलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो 1979 तक ये डैनिश टेरिटरी थी पूरी तरह से, मतलब डेनमार्क का ही ये पार्ट था, दैट वाज नॉट इवन सेल्फ ऑटोनोमस रीजन। बट 1979 में इनको सेल्फ रूल का राइट मिला और इनकी एक पार्लियामेंट भी इनको अपनी दी गई। लेकिन जो मेजर पॉलिसी है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी है ना, और करेंसी पॉलिसी वगैरह किसकी फॉलो होती है, डेनमार्क की फॉलो होती है, ठीक है। तो 1979 तक ये इट वाज ए फुल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क, बट 1979 में उनको पार्लियामेंट दिया गया, उनको अपना सेल्फ रूल करने का अधिकार दिया गया। खैर, इट हैज इट हैज वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस, करीब करीब 90 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहां पे है, 30% ऑफ ग्लोबल गैस रिजर्व्स है, एंड सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ मेटल। आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा यहां पे मिनरल रिजर्व है, 90 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इज देयर, 30% ऑफ ग्लोबल गैस रिजर्व, जितना ग्लोबल गैस रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में उसका 1/3 आपको कहां मिलेगा, ग्रीनलैंड में मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई द ग्लोबल पावर इज ट्राइंग टू अलाइन विद द ग्रीनलैंड, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या हो रही है। देखो द यूएस हिस्ट्रिकली उनको लगता है कि ग्रीनलैंड जो है ना उनके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, और इसलिए ग्रीनलैंड में भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच, तो ग्रीनलैंड में यूएस अपना एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस मेंटेन करता था जिसका नाम है थुले एयरबेस। अब थुले एयरबेस इज बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रीलिम्स में आ सकता है ना, कि थुले एयरबेस जो है वो कहां लोकेटेड है। इट कुड बी, दे कुड गिव यू मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज दे सकते हैं, अफगानिस्तान दे सकते हैं, पाकिस्तान दे सकते हैं, बट इंपॉर्टेंटली थुले एयरबेस इज इन द न्यूज बिकॉज इट इज एन एयरबेस ऑफ यूएस एयरबेस और नाटो एयरबेस, जो कहां है, ग्रीनलैंड में, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, हाँ 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम लोग ग्रीनलैंड को खरीद लेते हैं, ठीक है, जो यूएस इंटरेस्ट, ओवर्टली यूएस इंटरेस्ट को दिखाता है कि यूएस कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है ग्रीनलैंड को। अभी ट्रंप बनने के बाद फिर उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है, और ट्रंप ने भी और उसको इलॉन मस्क ने भी सपोर्ट किया है कि ग्रीनलैंड को रेफरेंडम होना चाहिए और वहां के लोग किनके साथ रहना चाहते हैं, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड इटसेल्फ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है। देखो द मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक रिफ्लेक्ट ग्रीनलैंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, वो तो हम लोगों ने देखा। ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को अब इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री बन जानी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क का कॉलोनियल बहुत हो गया, अब वी शुड बिकम ए इंडिपेंडेंट कंट्री, टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री। इसलिए रेफरेंडम वगैरह का भी प्लान्स चल रहा है वहां पे, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों यूरोप बहुत लिबरल कंट्री है इन सब मामलों में, मतलब रेफरेंडम वगैरह के मामले में, ठीक है। इफ द पीपल वांट्स टू
बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेट देम डिसाइड। तो रेफरेंडम वगैरह की भी बात कर रहे हैं। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, अब इसके साथ साथ चाइना, और जैसे जैसे ग्रीनलैंड के साथ यूएस अपनी मूवमेंट कर रहा है, उसी तरह से चाइना और रशिया भी कर रहा है ना। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सेसिंग टू आर्कटिक। आर्कटिक को लेकर चाइना और रशिया के भी अपने अपने स्टेप्स हैं। जैसे चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपना एक मैरीटाइम डॉक्यूमेंट निकाला था, आपको याद होगा कुछ साल पहले 2021 में आई थिंक, कि उन्होंने कहा था अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बताया था। उन्होंने कहा था कि वी आर द नियर आर्कटिक स्टेट, इसलिए हमारा भी एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है आर्कटिक रीजन में। ठीक है, दूसरी तरफ रशिया ने क्या किया था कि रशिया ने क्या किया था कि 2007 में ही उसने नॉर्थ पोल में अपना जाके झंडा गाड़ दिया था, है ना। सो दैट एक तरह से क्लेम था वो कि आर्कटिक का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो किसका है? रशिया का है। तो जैसे जैसे बर्फ मेल्ट होगी, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा, तो दे कैन गो फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो देखो, इंडिया का जो है ना आर्कटिक में, इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड लीडर की तरह एक्ट करता है। इंडिया कहता है कि हमारा जो फोकस है वो एक सस्टेनेबल जो है कि इकोनॉमी पे ज्यादा इंडिया ध्यान नहीं देता। वहां मेनली इंडिया जो आर्कटिक में इन्वेस्टेड है वो है मेनली रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, कि आर्कटिक में जो भी मूवमेंट हो रही है उसका इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, खासकर मानसून पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इंडिया का बस यही है। और साइंटिफिकली हम लोग और क्या जान सकते हैं अर्थ के बारे में, बिकॉज अभी तक तो आर्कटिक में आइस जमा हुआ था तो कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था, बट ऐसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च का एरिया बढ़ रहा है। तो इंडिया इज नॉट इन द जियोपॉलिटिकल टेंशन कि वो रशिया के साथ हो रहा है, कि यूएस के साथ हो रहा है, कि चाइना के साथ हो रहा है। नहीं, इंडिया सेज कि हमें आर्कटिक को बचाना है, हमें आर्कटिक को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, ना कि वहां पे इंडिया डजंट सपोर्ट एक तरह से रेस जिसको कहते हैं ना कि एक्सप्लोरिंग मिनरल्स एंड ऑल। इंडिया कहता है कि भैया हमारा जो है, हम लोग रिसर्च करने यहाँ आए हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आर्कटिक का क्लाइमेट चेंज वगैरह से क्या रिलेशन है। तो हम लोग पूरी तरह से क्लाइमेट रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग इन्वेस्टेड हैं आर्कटिक में। वी आर नॉट इनटू द जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन दोस्तों ये आइडियल स्टेटमेंट है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे मूवमेंट होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, इंडिया भी कोशिश करेगा कि इकोनॉमिक और अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें एंटर करे। खैर अभी के लिए तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि वी आर ओनली देयर फॉर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लाइमेट स्टडीज। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आर्कटिक रिसोर्स में जैसे आर्कटिक मेल्ट हो रहा है तो वहां से एक सी रूट की भी संभावना बढ़ रही है। तो देखो उसको, उसके लिए ना एक नाम है नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट, यहां पे आप इमेज देख पा रहे होंगे कि यहां से लेकर पूरा यहां तक ये नॉर्दर्न सी रूट है। जो जो मेन एरिया है, सुएज कनाल रूट जो है, इसको बाय कुछ नहीं तो एकदम हाफ हाफ डिस्टेंस कर देगा ये। तो ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना देखो इतना ट्रेवल करके यहां से, और इससे क्या होगा कि इंडिया की, चाइना की जो डिपेंडेंसी है यहां पे मलक्का स्ट्रेट में, वो भी कम हो जाएगी। तो इंडिया के साथ जो राइवलरी है एक, है ना, इंडिया के पास जो एक उसका कह सकते हैं कि आप दुखती नस जो हाथ में है, दैट चाइना कैन काउंटर विद द नॉर्दर्न सी रूट। इसलिए भी चाइना इतना ज्यादा आर्कटिक में इन्वेस्टेड है। खैर, इंडिया का रोल जैसे मैंने बताया। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर फैक्चुअल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंडिया जो है ना, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन ऑपरेट करता है सेवल वर्ल्ड में, नॉट इन ग्रीनलैंड, एंड ऑल्सो इंडिया आर्क ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी आर्कटिक क्लाइमेट एंड इट्स कनेक्शन टू द इंडियन मानसून। तो दोस्तों एक आप यहां पे याद रख लीजिए कि यहां पे एक मेंस में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द मेल्टिंग आइस ऑफ आर्कटिक could impact Indian monsoon. That could appear in your this year or maybe next year or maybe next year. लेकिन ये आप प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज इंडिया इज देयर फॉर साइंटिफिक रिसर्च स्पेशली अबाउट मानसून्स, कि इंडिया के मानसून्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि हिमाद्री रिसर्च स्टेशन कहाँ बेस्ड है, सवालबार्ड में बेस्ड है, जो किसका पार्ट है, जो डेनमार्क का पार्ट नहीं है, जो नॉर्वे का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये मैप है ना, तो इंडिया का जो लोकेशन है हिमाद्री वो यहां है, ना कि यहां। ऐसा हो सकता है कि मिक्स कर दे स्टेटमेंट की इंडिया जो है वो यहां पे मेंटेन करता है अपना हिमाद्री एयरबेस। नो, इट इज इन सवालबर्ड विच इज ऑफ पार्ट ऑफ नॉर्वे। ठीक है, और इंडिया आर्क ऑब्जर्वेटरी भी वही है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया के पास, कहां, किसमें, आर्कटिक काउंसिल पे। आर्कटिक काउंसिल में मेनली 8 कंट्रीज हैं जिनका काम है आर्कटिक को गवर्न करना। ठीक है, जिनका काम है आर्कटिक ओशन को गवर्न करना। रिमेंबर, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अंटार्कटिका के लिए नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका के लिए नहीं है। अंटार्कटिका इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन क्या होता है,
ग्लोबल कॉमन का मतलब होता है वो सबका है, ठीक है, ग्लोबल कॉमन, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें स्पेस आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर आ जाता है, ठीक है, डीप सी आ जाता है, ये सब ग्लोबल कॉमन्स के पार्ट है। तो उसी में अंटार्कटिका को इंक्लूड किया गया, लेकिन आर्कटिक इज नॉट ग्लोबल कॉमन। आर्कटिक क्या कहा जाता है कि आर्कटिक ओशन जो है दैट विल बी गवर्न बाय दीज आर 8 कंट्रीज, जो आर्कटिक के क्या है, राइपेरियन स्टेट है, जो उनके साथ जिनका कंटिनेंटल शेल्फ शेयर होता है। तो ये 8 कंट्रीज का आर्कटिक काउंसिल है, और जिसमें जो है इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके अलावा ये जो 5 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, रशिया, नॉर्वे, कनाडा एंड द यूएस, ये क्या है, इनका दे हैड सोवरेनिटी इन द रीजन, इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक सी से लगता है, इस वजह से इनकी सोवरेनिटी है, ठीक है। तो चाइना ने अपने साउथ पोल प्रिंसिपल में किया था कि एडवोकेट शेयर एक्सेस बट नो ओनरशिप। चाइना ने भी कहा कि हम ओनरशिप नहीं चाहते बट वी वांट एक्सेस टू द आर्कटिक ओशन। तो दोस्तों ये याद इंपॉर्टेंट रखना कि ये सोवरेनिटी किसके किसके पास है, डेनमार्क के पास है, रशिया, कनाडा, नॉर्वे और यूएस, बिकॉज दे आर आर्कटिक के लिए क्या है, दे आर द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, उनका कॉन्टिनेंटल सेल्फ लगता है इन कंट्रीज से। लेकिन जो गवर्न होती है आर्कटिक काउंसिल, उसमें 8 मेंबर है, ठीक है, 5 नॉर्डिक 5 नॉर्डिक कंट्रीज प्लस रशिया प्लस कनाडा प्लस यूएस, ठीक है, ये आर्कटिक काउंसिल है, 8 कंट्रीज का आर्कटिक काउंसिल, इंपॉर्टेंट याद रहे। देखिए दोस्तों, इंप्लीकेशंस तो यही है कि ग्रीनलैंड का इंडिपेंडेंस और किसके साथ, ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री अगर बनती है तो उसका अलाइनमेंट किस कंट्री के साथ हो रहा है, दैट विल डिसाइड ह्यूजली अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। क्या ग्रीनलैंड यूएस के साथ अलाइन हो जाता है, क्या ग्रीनलैंड रशिया के साथ अलाइन होता है ज्यादा, या ग्रीनलैंड चाइना के साथ ज्यादा अलाइन होता है। जिस कंट्री के साथ ग्रीनलैंड अलाइन होगा उस रीजन की जियोपॉलिटिक्स उसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो दोस्तों यही है कि ग्रीनलैंड जो है अभी मेल्टिंग आइस की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम लोग आगे भी फॉलो अप लेते रहेंगे इसका। अब चलते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर, जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर, कि एक कॉम्प्लेक्स बैटल ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट एंड इंसर्जेंसी। तो दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत जो है ना वो अटैक बढ़ गए, नक्सल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच बढ़ गए। इसका रीजन क्या है और इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी रिसेंटली दिसंबर 15 को हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने स्टेट की जो अचीवमेंट है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि देखो अभी रिसेंटली 287 माओइस्ट जो है अभी मारे गए हैं, जिसमें टॉप लीडर्स भी शामिल हैं, 1000 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं, और 800 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया है। ये इतना ज्यादा डैमेज हमने नक्सल मूवमेंट को किया है, ठीक है। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 73% हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कैजुअलिटी उसमें 73% रिडक्शन आया हुआ है, एंड 70% डिक्लाइन ऑन द सिविलियन डेथ, मतलब 70% ओवर जो सिविलियंस पहले मरते थे उनमें कमी आई है। तो एक कहीं ना कहीं ये स्टेट की अचीवमेंट है, और उनका कहना है कि ये अचीवमेंट, और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसके अंडर भी बहुत सिग्निफिकेंट हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। फॉर एग्जांपल 15,000 हाउसेस हमने बिल्ड किया है जो वायलेंस अफेक्ट हुए हैं उनसे, खासकर बस्तर रीजन में, ठीक है, विच इज अ वेरी नक्सल प्रॉन एरिया। लेकिन दोस्तों क्या ये सही है, मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करें, थोड़ा सा और डीप जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि अभी बहुत ही क्रॉस फायर जो अटैक्स बढ़े हैं उसके क्रॉस फायर में बहुत मासूम भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो रिसेंट हुआ था उसमें एक 6 मंथ ओल्ड गर्ल, 6 महीने की जो लड़की थी बेचारी, वो क्रॉस फायर में मारी गई, ठीक है। राइट एक्टिविस्ट और अपोजिशन लीडर का कहना है कि जो ऑफिशियल क्लेम है ये कि 70% रिडक्शन हो गया है ना, दीज आर नॉट एक्यूरेट, है ना। ये कह रहे हैं कि ये फर्जी डेटा है, ये जो फैब्रिकेटेड डेटा गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है जस्ट टू मेक इट लुक गुड, ठीक है। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे उन्होंने दिया है कि अभी जो नक्सल मूवमेंट है, जो नक्सल प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में, वो और ज्यादा बढ़ रही है, कम होने की जगह बढ़ रही है। और इसका सबसे अच्छा एविडेंस है कि सिक्योरिटी कैंप्स जो है बस्तर में, उसकी संख्या देखिए अब 250 हो गई है, ठीक है। जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस बैटालियंस थी, वो अभी फोर्सेस फ्रॉम 5 बैटालियन से 2000 में ये 5 बैटालियन हुआ करती थी, अभी ये 60 हो गई है। मतलब 60 बैटालियन जो है पैरामिलिट्री की, वो दे आर स्टेशन इन छत्तीसगढ़, है ना। जो इसके अपने आप में दिखाता है कि जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन हुई है,
है ना, गवर्नमेंट को और ज्यादा रिसोर्सेस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम को टैकल करने में। ठीक है, क्रिटिक्स का और भी कहना है कि यार मिलिटराइजेशन जो हो रही है ना, मतलब इतना ज्यादा मिलिट्री रिसोर्सेज पुट किया जा रहा है, that doesn't help the local people or to help the counter the this movement, है ना। ये किसको हेल्प कर रहा है? ये कर रहा है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को, और जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है फिफ्थ शेड्यूल एरिया यानी ट्राइबल एरिया में, बस उसको फैसिलिटेट कर रही है। इट डजंट सर्व द लोकल पीपल, इट डजंट हेल्प द मूवमेंट, इट डजंट हेल्प किसी को ये मदद नहीं हो रही है एक्सेप्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में के लिए ये जो गवर्नमेंट मिलिटराइजेशन बढ़ी है, बस इसका काम हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोकल जो सेफगार्ड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, है ना, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ लॉज लाइक पेसा और फॉरेस्ट राइट एक्ट, इनको साइड में रख के रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पर बस ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, और इसका ये भी उन्होंने ये भी इस आर्टिकल में लिखा है कि जो नक्सल जो ग्रुप्स हैं उनकी रेजिलियंस बढ़ी है, वो मतलब उनका जो है ना कि लोकल मेड जो आईईडीज हैं उनका यूज कर रहे हैं, और इससे क्या है, सिग्निफिकेंट डैमेज कर रहे हैं फोर्सेस को, है ना। तो काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट्स वन ऑफ लैप्सेस इन ऑपरेशनल प्रोड्यूसर, मतलब कुल मिलाकर ऐसी बात है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए इस कदर से यूज किया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज जो होते हैं लोकल फोर्सेस के, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, और इसके विरोध में लोकल प्रोटेस्ट भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एंड वायलेशन ऑफ कॉन्सेंट लॉज हैव एडेड टू द अनरेस्ट, मतलब कि गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कर रही कि इंक्रीज मिलिटराइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट जो है लोकल आवाजों को भी दबाने की कोशिश कर रही है, जो रेजिस्टेंस वॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी एक वहां का एक लोकल पॉलिटिकल ग्रुप कह सकते हैं आप, मूलवासी बचाओ मंच, जो वहां पे लोकल लोगों की एडवोकेट राइट्स के लिए एडवोकेसी करती है, उसको छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको बैन कर दिया गया। मतलब कोई रेजिस्टेंस ऑफ वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए ही नहीं गवर्नमेंट को, विच इज वेरी कंसर्निंग गिवन दैट कि यहां पे जो नक्सल प्रॉब्लम है वो फ्यूल ही किससे होता है, वो लोकल लोगों के वॉइस से फ्यूल होता है। तो उसको भी गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरी तरह से हम लोग खत्म कर दें। इसके अलावा क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जो नक्सल प्रोन एरिया है ना, जैसे बस्तर, वहां पे जितना क्लेम कर रही है गवर्नमेंट कि हमने ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दिया, हमने वो स्कीम, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइबल अक्यूज द स्टेट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन ओवर कम्युनिटी वेलफेयर। जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है वहां पे, वो रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन के लिए है, ना कि कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, है ना। एक्टिविस्ट ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन द करंट स्टेशन एंड कॉलोनियल। गवर्नमेंट ने ये भी जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी कहना है कि अभी की जो हालत है बस्तर में या छत्तीसगढ़ में फॉर दैट मैटर, वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश टाइम पे जो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन होता था ट्राइबल्स का, उसी के सिमिलर है। उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया है किसके बीच, भूमकल रिविलियन, जिसको बस्तर रिविलियन भी कहते थे, उनके बीच, और आज के जो ये नक्सल वाले जो कर रहे हैं, नक्सलवादी जो कर रहे हैं, दे ड्रॉ ए पैरेलल कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये सही है। ब्रिटिश भी तब एक्सप्लोइटेशन करते थे, अब इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्लोइटेशन कर रही है, लेकिन एक्सप्लोइटेशन ट्राइबल्स लोगों का ही हो रहा है। तो दोस्तों ये है कि अभी जो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड दोस्तों यही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे, जिसमें डायलॉग, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर ट्राइबल राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा की बात हो। ऐसे वन वे नहीं होना चाहिए, वन वे इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ स्टेट का जो मन है, जो एक रिसोर्स चाहिए गवर्नमेंट लेगी, और जो लोकल लोगों का कंसर्न्स है, जो लोकल लोगों की डिमांड है, उसको इग्नोर किया जाए। ठीक है, तो यही वे फॉरवर्ड है। अब बस्तर के बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, दैट इज द गंगा एंड द हिमालयाज, अ क्राइसिस ऑफ फेथ एंड सर्वाइवल, है ना। इसमें दोस्तों जो गंगा है हमारा, गंगा में क्या क्या इश्यूज हैं इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और सबसे पहले तो गंगा को हम लोग माँ गंगा कहते हैं, है ना। माँ गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी में, खासकर नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी में, उसका कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, वो बहुत तरीके से लाइफ को पॉसिबल बनाती है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में। गंगा के बिना शायद ही यहाँ लाइफ को सपोर्ट करना इतना आसान होता। तो गंगा की अगर हम लोग थोड़े नंबर्स में बात करें, तो नंबर्स इनका यह है कि गंगा 600 मिलियन पीपल को सपोर्ट करती है 11 स्टेट्स में, 11 स्टेट्स में, आउट ऑफ 11 स्टेट्स 6 करोड़ लोगों को जो है गंगा की वजह से लाइफ सपोर्ट मिलता है।
एंड कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट एज हाई एज 40% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी। मतलब आप सोचो इंडिया की जो जीडीपी है उसका 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो गंगा से आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं गंगा का क्या इंपॉर्टेंस हमारे इकोनॉमी में, व्हाई वी कॉल इट मां गंगा, है ना। तो अगर इसके और अदर देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और लाइवलीहुड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। लेकिन 90% ऑफ इसका कंसर्न ये है कि 90% ऑफ इट्स लेंथ इज नाउ अल्टर्ड बाय डैम्स। डैम्स हमने इतना बना दिया है ना गंगा पे कि कहीं ना कहीं 90% इसका जो पाथ है, इसका जो रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या ऑल्टर हो गया डैम्स की वजह से, ठीक है। इतने हमने डैम्स बनाए, इतने हमने रिजर्वियर्स बनाए, इतने हमने डाइवर्जन बनाए कि गंगा का जो ओरिजिनल कोर्स है वो तो ओरिजिनल कोर्स रहा ही नहीं, वो काफी ऑल्टर हो गया है, ठीक है। अभी कहने का मतलब है कि अभी जो रिसेंट रिसर्च हुआ था उसमें ऐसा कहा गया कि ओनली 80 किलोमीटर ऑफ गंगा फ्लोज फ्रीली, विच इज वेरी कंसर्न। सोचो आप 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा जिसकी लेंथ है, उसमें बस 80 किलोमीटर ऐसा है जहां वो फ्री फ्लो कर पा रही है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ गंगा, है ना। और दोस्तों यहां पे एक बुक आया है, विक्टर मैलेट ने लिखा है ये। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और ऐसे में अगर वाटर से रिलेटेड या रिवर से रिलेटेड कोई ऐसे आता है आप इसको कोट कर सकते हैं कि विक्टर मैलेट एक्चुअली क्वेश्चन दिस पैराडॉक्स इन हिज बुक रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ। हाउ कैन ए रिवर वर्शिप बाय मिलियंस बी साइमल्टेनियसली अब्यूज्ड बाय द सेम पीपल, है ना। ये काफी क्लीशे सा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे स्टेटमेंट या ऐसी चीजें आप अपने ऐसे में डालेंगे, डेफिनेटली विल गेट मोर मार्क्स देन योर अदर पीपल, है ना। तो इस तरह के नोट्स बनाइए ऐसे के लिए, ऐसे को इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। ऐसे इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड मार्क्स एंड देयर बाई गेटिंग गुड रैंक, है ना। तो ऐसे के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप, मैं चाहता हूं अभी आप अपने नोटबुक में लिख लें विक्टर मैलेट का नाम, इस बुक का नाम, और ये जो कोट उन्होंने लिखा है उसको। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो डैम की क्या बात हुई है, डैम क्यों बना रहे हैं हम लोग? डैम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें गंगा में दिख रहा है हाइड्रो पावर कैपेसिटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एचईपीज हम लोग वहां पे बिल्ड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वहां पे लोकल प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। गंगा और जो हिमालय से होकर गुजर रही है वहां पे बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज हो रही है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल 2013 का 2013 का केदारनाथ फ्लड है। केदारनाथ फ्लड आपको याद ही होगा कितना डिजास्टर्स था वो, और वो किससे ट्रिगर हुआ था? वो ट्रिगर हुआ था ग्लेशियल आउटबर्स्ट से। और ग्लेशियल आउटबर्स्ट किससे होता है? नॉर्मली बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है, ये इतना जो डैम बन रहा है ना, वो भी एक रीजन है ग्लेशियल आउटबर्स्ट का। खैर 2012 में दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, इन 2012 जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा कि इन्होंने स्टडी करा और रेकमेंड किया कि 24 प्रपोज डैम जो है वो शुड बी, मतलब उनको बंद कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पे जो इंपैक्ट पड़ा इन 24 डैम्स का, प्रपोज डैम्स है मतलब बने नहीं है, बट दे शुड बी कैंसल्ड, है ना, आउटराइटली। दे शुड बी कैंसल्ड आउटराइटली। लेकिन दोस्तों इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इतना है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतना है कि हम लोग अभी गंगा में अंधाधुंध वो बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, जिसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है, ठीक है। यहां पे देखिए 3-4 आपको एग्जांपल मैं दे देता हूं। 2013 का, 2013 का केदारनाथ फ्लड्स, ठीक है, 2021 का ऋषि गंगा एवेलेंस से, और 2023 का जोशीमठ लैंड सबसिडेंस। ये किसके वजह, ये तीनों जो है ना, ये तीनों डिजास्टर किससे हुए थे? डैम्स की वजह से हुए थे, ठीक है। इतना जो हम लोग डैम्स बना रहे हैं, दिस वाज द रीजन फॉर दीज थ्री। तो आप दोस्तों जब भी डिजास्टर वगैरह का, अगर डिजास्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के एग्जाम्पल दीजिए। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं अपने आंसर की। तो 2013 केदारनाथ फ्लड, 2021 ऋषि गंगा एवेलांच और 2023 जोशीमठ लैंड सबसिडेंस, दीज आर एग्जांपल ऑफ हाउ डिजास्टर्स इंपैक्ट्स ऑफ डैम्स कुड बी इन द हिमालयन स्टेट्स। तो इस तरह के आप जरूर एग्जांपल दीजिए अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट से इसको बचने के लिए अपनी जो अप्रोच है गंगा के प्रति, गंगा को कंजर्व करने या उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके अप्रोच में हमें थोड़ा सा चेंज लाना होगा। और चेंज दिखा भी रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट डजंट रिफ्लेक्ट द चेंज, गवर्नमेंट चेंज दिखा भी रही है। फॉर एग्जाम्पल 2014 में
2014 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है ना ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एम्फेसाइजिंग अविरलता एंड निर्मलता। लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है वो लैकलस्टर रहा है। तो देख, गंगा से रिलेटेड विजन क्या है? विजन इसके 4 डायमेंशनल विजन है। एक है जियोलॉजिकल एंटिटी, दूसरा है इकोलॉजिकल एंटिटी, तीसरा है अविरल धारा और चौथा है निर्मल धारा। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूं। जियोलॉजिकल एंटिटी मतलब, जियोलॉजिक एंटिटी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग करेंगे जिससे गंगा की जो जियोलॉजी है, जो उसका नेचुरल कोर्स है, दैट विल बी अल्टर्ड। ठीक है, इकोलॉजिकल एंटिटी मतलब गंगा को हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे कि द इकोलॉजिकल, जो इकोलॉजी है गंगा की, है ना, उसके आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट शुड नॉट बी इंपैक्टेड, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड इन वेरी बैड वे। ठीक है, इकोलॉजिकल। तीसरा है अविरल धारा। अविरल धारा मतलब नॉन स्टॉप फ्लो, मतलब फ्लो उसका जो है, फ्लो स्पीड जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, वी शुड नॉट डू एनीथिंग टू गंगा जिससे उनकी जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो है, दैट शुड बी ऑल्टर्ड। और फिर है निर्मल धारा। निर्मल धारा मतलब क्लीनलीनेस, जो पानी गंगा में बह रही है दैट शुड बी क्लीन एज मच एज पॉसिबल। ये 4 डिमेंशनल हमारा विजन है गवर्नमेंट का कि हम लोग गंगा को ऐसे अप्रोच करें तो ठीक है। और इसी विजन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने मिशंस लॉन्च किए हैं। मिशंस क्या क्या लॉन्च किए हैं? निर्मल धारा, अविरल धारा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, एनवायरमेंटल नॉलेज बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन, जियोलॉजिक सेफ हार्डिंग, है ना, डिजास्टर प्रोटेक्शन रिकवरी। ये सारे मिशंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। किसके लिए? ये हमारा जो 4D विजन्स है, इस 4 डायमेंशनल विजन्स को अचीव करने के लिए। खैर, तो यहां पे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जो आप देख पा रहे हैं कि अनचेक्ड रोड वाइडनिंग, रेल एक्सपेंशन, टूरिज्म तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा है हिमालयन स्टेट्स को। हम लोग पर्सनली भी जब जाते हैं शिमला वगैरह, वी सी अ लॉट ऑफ टूरिज्म देयर, लॉट ऑफ टूरिस्ट एंड इररिस्पांसिबल टूरिज्म, है ना। कोई गंदगी फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दैट शुड नॉट हैपन, है ना। तो इसके अलावा जो भी है कि ग्लेशियल रिट्रीट, पैराग्लेशियल सेडिमेंट्स एक्सेट्रा, ये भी वहां की स्थिति को और ज्यादा खराब कर रही है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट एचईपीज जो है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, इनका भी दोस्तों एक अलग ही इंपैक्ट है, नॉट ओनली गंगा बल्कि इसकी इकोलॉजी और इस पे। फॉर एग्जांपल, इनका जो एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट है, डिलेज है, एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स है, ये काफी ज्यादा कॉस्टली बना दे रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखिए, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, वो 1 दशक से भी ज्यादा उस पर देरी हो चुकी है, डिले हो चुका है। और जो कॉस्ट है इसका, वो एस्टिमेटेड था 3000 करोड़, जो अभी 13,000 करोड़ बन चुका है। और इसका एडिशनल रिस्टोरेशन कॉस्ट तो कुछ और ही होगा। मतलब आप सोचो, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है, इसका कितना ज्यादा हो चुका है। तो ये सब दोस्तों, ये स्पेसिफिक्स आपको आंसर्स में लिखने होंगे, तब जाके आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है क्लाइमेट चेंज रिस्क, कि जिस तरह से रिट्रेटिंग ग्लेशियर और इरेटिक रिवर फ्लो, है ना, इन सब प्रोजेक्ट्स को अनवायबल बना देगी कभी ना कभी। आप आज जो डैम बना रहे हो, कल को हो सकता है कि दूसरा जो डैम बना है उस पर पानी जाए भी ना, वो कहीं और से निकल जाए। तो इस तरह से बहुत सारी इंपैक्ट्स हैं इन सब चीजों का, जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो ट्राइबल, लोकल जो ट्राइबल्स हैं, उनमें इन सारी चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? उनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेशा जैसे लॉज को गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा इन्फोर्स करे, ताकि लोकल लेवल ज्यादा इंपैक्ट ना हो। ठीक है, तो दोस्तों यही है कि कंक्लूजन इसका यही है कि इंडिया मस्ट अडॉप्ट ए होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए किसको? सस्टेनेबिलिटी को और इंक्लूसिव गवर्नेंस को। और जिस तभी जो होगा कि इंडिया जो गंगा हमारी रिवर है, जिसको हम लोग मदर सैक्रेड रिवर की तरह ट्रीट करते हैं, वो सही स्पिरिट में वो हो पाएगा, इंप्लीमेंट हो पाएगा। अब दोस्तों हम अब चलते हैं अपने लास्ट स्टोरी की ओर, जो है लेसन फ्रॉम निकोबार, ए टेल ऑफ रिजिलियंस, लॉस एंड कल्चरल इरोजन। दोस्तों निकोबार में जब से आप देखेंगे, निकोबार जो आर्कियोपेलॉजी है, उसमें इंडिजिनियस लोग जो हैं, इंडिजिनियस ट्राइबल्स हैं, निकोबारीज हैं, वो 5000 साल से भी ज्यादा से रहते आ रहे हैं, है ना। और इस वजह से उनका एक यूनिक कल्चरल और इकोलॉजिकल लेगेसी है। ठीक है, लेकिन अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट 2004 के बाद जो कैटास्ट्रॉफिक 2004 इंडियन सुनामी आई थी, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने ना निकोबार पे बहुत अपना फोकस चेंज किया है। गवर्नमेंट ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने वहां मतलब अलग तरह से एक डेवलपमेंट का अप्रोच वहां पे चला है, जिससे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल ट्राइबल्स हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है,
वो अफेक्ट हो रहे हैं। और यही रीजन है कि इस वजह से इस स्टोरी को छापा गया है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग? सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन। जो रिलीफ मेजर्स हैं, जो भी टेम्पोररी शेल्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, कॉम्पेंसेशन जो भी दे रहे हैं, वो लोकल जो उनकी ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम है उनको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, जो कि निकोबारीज लाइफ का सेंट्रल बिल्कुल माना जाता था, कि उनकी जो कल्चरल, उनकी जो फैमिली वैल्यूज हैं उनको इरोड कर रही हैं। द फोर्स रीसेटलमेंट इन कॉलोनी स्टाइल हाउसिंग सेवर्ड देयर कनेक्शन टू द लैंड एंड सी। तो डिस्प्लेसमेंट, फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ देयर फैमिली वैल्यूज इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट दैट वी कैन सी ऑन इन द निकोबार आइलैंड। जो गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स ले रही है उसका ये इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा है कल्चरल इरोजन, द इन्फ्लक्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स और इतना ज्यादा कमर्शलाइज कर चुके हैं हम लोग इन अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को, खासकर निकोबार आइलैंड को, कि जिसमें जो जो नई जनरेशन आई है ना निकोबारीज की, जो इंडिजिनियस लोग होते हैं, नाउ दे हैव बिकम मेटलिस्टिक, है ना। उनके अंदर भी एक माइंडलेस कंज्यूमरिज्म शुरू हो चुका है जो पहले नहीं था, है ना। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यंगर जनरेशन है दे ग्रेविएटेड टुवर्ड्स मॉडर्न गुड्स, और जिससे जो ट्रेडिशन थी, कल्चरल एक तरह से कल्चर और ट्रेडिशन थी निकोबार आइलैंड की, वो कहीं ना कहीं इरोड हो रही है। थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन एंड इंक्रोचमेंट। एक्सप्लॉयटेशन एंड इंक्रोचमेंट, आउटसाइडर एक्सप्लॉयटेड द निकोबारीज न्यू फाउंड वेल्थ विथ अनलॉक्ड इंक्रेचमेंट फ्रॉम ट्राइबल। अभी क्या हो रहा है कि जब से गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर या डेवलपमेंट के प्रति वहां पे अप्रोच अपना चेंज किया है, तो क्या रहा, बाहरी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, फॉर टूरिज्म पर्पज के लिए जा रहे हैं, कोई वहां बिजनेस बनाने के लिए जा रहा है, होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना कि लोकल लैंड्स का या लोकल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है और इंक्रोचमेंट हो रहा है लोकल लैंड्स का, विच इज द थर्ड मेजर इंपैक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं, पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, एक तरह से डेवलपमेंट पैराडॉक्स है। ठीक है, जिसने अभी वहां पे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे अभी 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार पे बात की गई थी, लेकिन इसका वहां के कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। दैट शुड बी थ्रूली स्टडीड ना, बिफोर यू आर अप्रोचिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, वहां पे लोगों को ले जाना, वहां पे बिजनेस बिल्ड करना इज डेवलपमेंट। नो, इट यू ऑल्सो हैव टू इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑन लोकल पीपल, लोकल कल्चरल वैल्यूज, लोकल ट्रेडिशंस, उनका क्या, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी काउंटेड इन द डेवलपमेंट। तभी हम लोग इस डेवलपमेंट को एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मान पाएंगे। ठीक है, कोविड 19 में भी देखा कि कोविड 19 में ये लोकल कल्चर ही थे जिसने निकोबार आइलैंड को बचाया था, है ना। डिस्पाइट द एक्सटर्नल चैलेंज द निकोबारीज हैव डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल रेजिलियंस। उस समय पे 2019 या 2020 में जो कोविड आया था, उस समय पे निकोबारीज वेर नॉट दैट मच अफेक्टेड, है ना। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वहां की लोकल इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं। तो की लेसन्स क्या है पॉलिसी और डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसीज मस्ट रेस्पेक्ट एंड इंटीग्रेट इंडिजिनियस ट्रेडिशंस एंड वर्ल्ड व्यूज। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुड बैलेंस इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन विद द राइट्स एंड वेलबींग्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, बट यू विल ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द इकोलॉजिकल इंपैक्ट एंड द लोकल पीपल नीड। लोकल की लोगों की क्या एस्पिरेशंस है, उनकी क्या नीड है, दैट शुड ऑल्सो बी काउंटेड इन योर डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, थर्ड है इंपावरमेंट नॉट डिपेंडेंसी। आप इस तरह से डेवलपमेंट करो कि लोकल पावर जो है ना वो इंपावर्ड हो, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यू। इट शुड सपोर्ट सेल्फ रिलायंस एंड लोकल गवर्नेंस रेदर देन अंडरमाइनिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। चौथा है लैंड एज आइडेंटिटी फॉर इंडिजिनियस कम्युनिटी। हमें यह समझना होगा, हमें और गवर्नमेंट को भी यह समझना होगा कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए लैंड सिर्फ टेरिटरी नहीं है, लैंड सिर्फ वेल्थ का मेजर नहीं है, लैंड उनकी एक आइडेंटिटी, इट इज सेंट्रल टू देयर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। इस वजह से भी हमें थोड़ा सा उनको कंसिडर करना होगा। अभी हम लोग नॉर्मल जो हम लोग जहां भी रह रहे हैं अपने अर्बन आइलैंड, अर्बन में जहां भी रह रहे हैं, अर्बन स्पेस में, वहां लैंड को क्या है एज ए कम्युनिटी देखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैंने ये लैंड ले लिया, हमारे पास उतना। बट लोकल जब आप देखेंगे ना, जब आप ट्राइबल्स को देखेंगे, जब आप देखेंगे कि किस तरह से इंडिजिनियस लोग लैंड को पूजा करते हैं, दे कंसिडर इट इज देयर कल्चरल हेरिटेज, है ना, नेचुरल हेरिटेज। तो वो लोग एक तरह से कल्चरल और एक स्पिरिचुअल लिंक है उनका और उनके जो हेरिटेज आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल्स आ रहे हैं उनके साथ। तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन दोस्तों यही है कि निकोबार में आप डेवलपमेंट कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी,
but you will have to study about its impact on the local people. लोकल पीपल को एंगेज करना चाहिए डायलॉग में, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट प्लान हो वो इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल, है ना, ताकि लॉन्ग टर्म पे हम इस डेवलपमेंट प्लान को कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें और उसका फायदा सभी को मिले। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज पे। ठीक है, ये एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं इसी जो हमने पूरा अभी पढ़ा उसी पे बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है सीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ग्रीनलैंड पे है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ग्रीनलैंड्स रेयर अर्थ मिनरल्स आर क्रिटिकल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्पेशली इन डिफेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्वियसली राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है, द थुले एयरबेस इन ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द नाटो अलायंस आर्कटिक डिफेंस स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही, हमने थुले एयरबेस की बात करी थी ना, है ना, तो थुले एयरबेस कहां है, ग्रीनलैंड पे है, और वो यूएस आर्मी का है बट नाटो भी उसका यूज करती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे की बात करें, ग्रीनलैंड सोवरेनिटी डिस्प्यूट इन्वॉल्व द आर्कटिक 5 नेशंस। जी नहीं, ग्रीनलैंड की जो सोवरेनिटी डिस्प्यूट है वो किसके किसके बीच है, ग्रीनलैंड के बीच है और डेनमार्क के बीच है। ठीक है, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच है, तो 3 इज नॉट राइट। तो 3 को एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 2 आएगा और 1 आएगा, तो ऑब्वियसली थुले एयरबेस वाला भी सही है, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, आंसर शुड बी बी, वही हमने जो कहा वही स्टेटमेंट है। दोस्तों मैं इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अबाउट इंडिया आर्कटिक एंगेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द आर्कटिक काउंसिल इज लिमिटेड टू एनवायरमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। बिल्कुल सही, हमने पहले ही कहा था कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है आर्कटिक में वो एनवायरमेंटल और साइंटिफिक रिसर्च से लिमिटेड है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, इंडिया ऑपरेट्स रिसर्च स्टेशन एंड ऑब्जर्वेटरीज इन बोथ ग्रीनलैंड एंड सेवलबर्ड, जो कि गलत है। हमने पहले ही कहा कि ग्रीनलैंड में इंडिया का कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है, इंडिया का जो ऑब्जर्वेटरी और रिसर्च स्टेशन कहां है, सेवलबर्ड में है, तो दूसरा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। अब दूसरा को अगर एलिमिनेट करें तो हमारे पास 3 और 1 और 3 वाला, तो 1 पहले ही मैंने कहा कि 1 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वैसे थर्ड स्टेटमेंट है, द मेल्टिंग आइस कैप्स हैव सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन, सही बात है, तो 1 और 3 यानी ए इसका सही आंसर है, ए इज द सही आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉर्दर्न सी रूट इज ऑफन कंसिडर्ड ए गेम चेंजर फॉर ग्लोबल ट्रेड, which of the following factors limits its viability as a major trade route। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है, कहने का मतलब क्वेश्चन यही है कि नॉर्दर्न सी रूट जो है वो ग्लोबल गेम चेंजर है, बट इसकी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी वायबिलिटी को लिमिट करते हैं। which of the following factors limits its viability as a major trade। सीजनल आइस कवर डिस्पाइट मेल्टिंग आर्कटिक आइस कैप्स, बिल्कुल सही, जब ठंड पड़ेगी दिसंबर में जनवरी में तो ऑब्वियसली जो सीजनल आइस होंगी वो तो जमेंगी, तो उसका कैसे काउंटर करें, डेफिनेटली, तो एक तो डेफिनेटली है। दूसरा है डिस्प्यूट अमंग आर्कटिक नेशंस ओवर नेविगेशन राइट्स। ठीक है, तीसरा है लैक ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड मेरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द रूट, सही बात है, तीसरा भी होगा, 1 और 3 तो होगा ही। 2 का डिस्प्यूट अमंग आर्कटिक नेशंस ओवर नेविगेशन राइट्स, सही बात है, मतलब ये तो चल ही रहा है ना, तो इसका डी होगा। अभी तो आर्कटिक वाला मामला सुलझा नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना, रशिया गाड़ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो दीज 3 ऑल 3 जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न सी रूट को वायबल बनाने में एक तरह से बैरियर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों थर्ड ऑल 3 डिस्प्यूट्स आर ऑल 3 फैक्टर्स आर करेक्टली। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, GLOF मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड phenomena is increasingly cited in discussion on Himalayan hydropower projects. Consider the following statement. GLOF events are triggered by the sudden collapse of natural dams formed by glacial deposit, बिल्कुल सही। दूसरा है, global GLOFs only occur in region with retreating glaciers and do not impact downstream infrastructure, बिल्कुल गलत। downstream infrastructure को कैसे नहीं impact करेगा अगर GLOF होगा, तो 2 तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये एलिमिनेट कर दो, 1 and 3 and 1, तो 1 and 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, because hydropower dams in Ganga basin have been identified as increasing the risk associated with GLOFs, बिल्कुल सही बात है ना, तो 1 and 3 4 का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल रेगुलेशन 1956 प्राइमरली एम्स एट, ये एक तरह का रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
सेफगार्डिंग इंडिजिनियस कल्चरल प्रैक्टिसेस, सही बात है। रेगुलेट द यूज ऑफ ट्राइबल रिजर्व फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी यूनिक टू द रीजन, 3 तो होगा ही, 1 एंड 3 तो होगा ही, तो 1 एंड 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। कंट्रोल एक्सटर्नल माइग्रेशन एंड प्रिवेंट लैंड एलिनेशन, बिल्कुल सही बात है। इसमें मुझे लगता है दोस्तों दो वाला नहीं है, रेगुलेट द यूज ऑफ ट्राइबल रिजर्व्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। रेगुलेट द यूज ऑफ ट्राइबल रिजर्व, ऐसा कुछ, ट्राइबल रिजर्व्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, तो आई विल गो विद द सी, लेट्स सी, सी बिल्कुल राइट है। देखो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, व्हाई? The regulation does not prioritize economic development but focuses on protected tribal autonomy. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है इस रेगुलेशन में। इस रेगुलेशन का मेन उद्देश्य है ट्राइबल ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, which of the following best describes the concept of अविरलता in the context of गंगा रिजुविनेशन? गंगा रिजुविनेशन में अविरलता का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है बैलेंसिंग इकोलॉजिकल हेल्थ एंड इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ द वाटर, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द वाटर। तीसरा है मेंटेनिंग ऑप्टिमल वाटर क्वालिटी फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और चौथा है अचीविंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द गंगा बेसिन। तो दोस्तों अविरलता का मतलब क्या है? अविरलता का मतलब है बिना बैरियर के फ्लो होना, तो इसका बी आंसर होगा, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द रिवर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट 2 इज अविरलता रेफर्स टू द अनइंटरप्टेड नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर एसेंशियल फॉर इट्स इकोलॉजिकल हेल्थ। सेवेंथ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से ग्रीनलैंड आ गया। ग्रीनलैंड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क इज बीइंग कंसीडर्ड ड्यू टू द एस्पिरेशन टू कंट्रोल इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, the potential to harness its natural resources without external interference, the increasing military presence of NATO forces on its territory. Greenland's independence from it is being considered क्यों? The aspiration of control its foreign and trade policy, ये बिल्कुल सही होगा, एक तो होगा ही। The potential to harness its natural resources without external interference, ठीक है, दूसरा भी सही है। तो तीसरा, इसका तीनों होगा आंसर, डी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर, थर्ड नहीं होगा, इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस ऑन इट्स, तीसरा वाला नहीं है। Third statement is incorrect because NATO's military presence in the Greenland is not a direct factor influencing its independence aspirations. ठीक है, 8 क्वेश्चन को देखते हैं। The socio-economic consequences of tsunami aid in Nicobar include disruption of joint family system, बिल्कुल सही, marginalization of women in property rights, dependence on monetary compensation and consumerism, strengthening the traditional leadership roles in governance। चौथा तो नहीं है दोस्तों, fourth is not there, तो 1 2 3 should be the answer, 8 का A। 8 क्या है? क्योंकि कंज्यूमरिज्म जो है वो अंडरमाइन करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज को, उसको स्ट्रेंथन नहीं करता, है ना। तो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। नौवां क्वेश्चन, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड कैंसिलिंग सर्टेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द गंगा बेसिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस्ट जस्टिफाई दिस रिकमेंडेशन? लैक ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, एडवर्स इंपैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम सेडिमेंटेशन, इरिवर्सिबल डैमेज फॉर to biodiversity and riverine ecosystem, और चौथा opposition from local communities and activists। तो इसका दोस्तों थर्ड रीजन है irreversible damage to biodiversity and riverine ecosystem, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा है कि जो सर्टेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपने प्रपोज किया दैट शुड बी कैंसल्ड आउटराइटली, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कटिक सोवरेनिटी इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, bilateral agreements among the Arctic 5 nations, proposal for international ownership similar to the South Pole model, ठीक है। तो आर्कटिक सोवरेनिटी तो ऑब्वियसली दोस्तों एक तो होगा ही, बिकॉज अनक्लोज इज क्या है, बाइंडिंग है इन नेचर, और अनक्लोज इज वेरी पावरफुल एंड वेरी सक्सेसफुल ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी, तो एक तो होगा ही, तो इसको तो निकाल दो आप। बायलैटरल एग्रीमेंट्स अमंग द आर्कटिक 5 नेशंस, ये भी हो सकता है। इसका डी आंसर होगा कि प्रपोजल फॉर इंटरनेशनल ओनरशिप, ये नहीं है, इंटरनेशनल ओनरशिप की बात नहीं की गई है, ये 5 जो कंट्रीज हैं आर्कटिक वही उसी का है, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है दोस्तों। एक तरह से आप प्रपोज कर सकते हैं कि साउथ पोल का जिस तरह से था, है ना, प्रपोजल्स लाइक द साउथ पोल प्रिंसिपल एडवोकेट शेयर इंटरनेशनल एक्सेस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ आर्कटिक दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मैगजीन के समरी के साथ। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियोस जरूर देखिए, इनको लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।